हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की अतिलघु प्रश्नों की जो सीरीज है ये स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने कल 60 क्वेश्चन देख लिए थे और उससे आगे की जो सीरीज़ है वो आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं और आप यहाँ नई क्लास में जुड़े हैं डायरेक्ट, तो आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस हैं वो देख लें। ठीक है, पुरानी सारी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है और आपको जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करना है, अगर आपकी क्लासेस पहले छूट चुकी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और आपको पता ही है ये आपका फर्स्ट पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और इसकी जो क्लासेस है वो आपको लगातार रात 8 बजे से मिल रही हैं। कल तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे के क्वेश्चन आज यहाँ पर हम अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल आज आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 61 नंबर का। यहाँ पर एक ये कथन दिया हुआ है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। ये किसका कथन है? ऐसे विचार जो जीवन का निर्माण करते हों, मनुष्य का निर्माण करते हों और मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हों और उसमें सहायक हों निर्माण करने में, उन्हें ही क्या है जीवन की जो शिक्षा की जो संज्ञा है वो दी जा सकती है। ये कथन है और ये कथन किसका ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ये कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 62 नंबर। ये किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षक का है। ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पर एक कथन है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व एक मूर्तिकार का है, ठीक है, वही महत्व क्या है आत्मा के लिए शिक्षा का है। ठीक है, आत्मा के लिए शिक्षा का महत्व कितना ज़्यादा बताया है कि जिस तरह से मूर्तिकार के लिए पत्थर का महत्व होता है उसी तरह से आत्मा के लिए शिक्षा का महत्व होता है। ये एडिसन ने कहा है। किसने कहा है? एडिसन ने कहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं के नाम आपको पता ही होंगे। सबसे पहली होती है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, पहली होती है आपकी बाल्यावस्था, और सॉरी दोस्तों, पहली होती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, पहली होती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, पहली होती है आपकी शैशवावस्था, दूसरी होती है आपकी बाल्यावस्था और तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया कि बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी शैशवावस्था होगी, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। ये कथन दिया हुआ है यहाँ पर। शिक्षा की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं विकास या उन्नति से है। ये कथन किस दार्शनिक का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन जॉन ड्यूवी का। ठीक है, जॉन ड्यूवी का। इन्होंने ही शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। जॉन ड्यूवी की पुस्तक का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है जॉन ड्यूवी की पुस्तक भैया। तो जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये इनकी किताब का नाम है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन ड्यूवी की पुस्तक है। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का जो कार्य है वो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ये किस दार्शनिक ने कहा है? तो ये किस दार्शनिक ने कहा है? ये हर्वार्ट ने कहा है। किसने? हर्वार्ट ने कहा है। किसने कहा है? हर्वार्ट ने कहा है कि शिक्षा का जो कार्य है वो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही? जो भारतीय संस्कृति है हमारी, तो प्राचीन काल में ये जो भारतीय संस्कृति है वो किसमें आस्था रखती है? तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की जो आस्था है वो वसुधैव कुटुंबकम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना। किसमें? वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य, शिक्षा और आर्थिक मूल्य, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के नाम जो है शिक्षा और आर्थिक मूल्य, इस पुस्तक की जो राइटर है वो आपको बताना है।
तो ये जो पुस्तक आपकी ये प्रोफेसर वांगले ने लिखी, किसने? प्रोफेसर वांगले ने। आपको याद रखना, शिक्षा व आर्थिक मूल, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। ये किस दार्शनिक का है ने कहा है? ये आपने पहले भी पढ़ लिया, तो ये अरस्तू का कथन है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को यानी कि मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 70 नंबर, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा जो एजुकेशन है इसका हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना ही हमारे मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। उसके बाद अगला सवाल है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके अधीन होते हैं मानव के सभी कार्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, 72 नंबर सवाल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता किस पर निर्भर करती है? कोई राष्ट्र है, कोई देश है, उसकी जो उन्नति है और जो संपन्नता है, ठीक है, कोई राष्ट्र कितना उन्नत हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में या अन्य किसी फील्ड में, उसकी उन्नति और संपन्नता ये किस पर निर्भर करती है? ये वहाँ की शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर? शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है कि उस राष्ट्र का शैक्षिक स्तर क्या है, ठीक है, लिटरेसी क्या है, ठीक। तो उसके बाद अगला सवाल है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण करना है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? शिक्षा की जो सबसे बड़ी देन है मनुष्य के लिए, वो यहाँ पर आपको बताना। तो मनुष्य के लिए शिक्षा की जो सबसे बड़ी देन है वो आत्मनिर्भर बनाना है, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। शिक्षा की जो सबसे बड़ी देन है इंसान के लिए, मानव के लिए, वो मानव को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर सके, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, ये किसने कहा है? कथन है दिया, सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। जो सच्ची शिक्षा है उस सच्ची शिक्षा को बालक के लिए, ठीक है, बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो बेरोजगार ना रहें, ठीक है, खुद से रोजगार कर सकें, इस तरह से बालक को शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये भी एक कथन है दिया हुआ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। ये कथन किसका है? जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, ये कथन बी.डी. भाटिया का है, ठीक है, किसका? बी.डी. भाटिया का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 77 नंबर, ये किसने कह दिया है कि ज्ञान ही पवित्रता है? किसने कहा है? ज्ञान ही जो है वो पवित्रता है, ये किसने कहा है बताया आपको? ये तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही क्या है? पवित्रता है। सुकरात ने क्या कहा है? ज्ञान ही पवित्रता है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये किसका कथन है कि ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, ये किसका कथन है, ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, ये किसका कथन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु। क्या? अरस्तु। ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा है? ये अरस्तु का कथन है। इसके बाद ज्ञान प्रगति है, ये कथन किसका? ये कथन सोफिस्टो का है। यहाँ पर आपको याद रखने कथन किसका है? ये सोफिस्टो का है। आप 2-3 बार क्लास को यहाँ पर रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे जो कथन है वो आसानी से याद हो जाएंगे और आप घबराए नहीं। बहुत सारे कथन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से सारे कथन जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद अगला कथन है आपका, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए? जो बौद्धिक प्रशिक्षण होता है इसके 2 पक्ष किसने बताए? तो ये कमेनियस ने बताए। किसने? कमेनियस ने, ठीक, कमेनियस ने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। कथन आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है पहले की क्लास में, तो फिर से आप देख लीजिएगा। ये जॉन एडम्स का कथन है, ठीक, किसका? जॉन एडम्स का ये कथन है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जॉन एडम्स का कथन है। इसके बाद 82 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र जो है वो मनुष्य होता है। ये कथन किसका? ये कथन शेक्सपियर का। किसका?
शेक्सपियर का ये कथन है कि केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर जो सबसे व्यर्थ होता है, व्यर्थ का जो अभद्र होता है वो मनुष्य होता है। ये शेक्सपियर का कथन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 83 नंबर, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। ये कथन किसका है, ठीक है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय जो है वो ज्ञान की दुकान और शिक्षक जो है वो सूचना के विक्रेता बन जाते हैं। ये कथन किसका, ये कथन व्हाइट हेड का, किसका, व्हाइट हेड का कथन है ये। इसके बाद आपका अगला सवाल है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी यानी कि अच्छे गुण वाला, सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। ये कथन किसका, ये कथन एडम्स का है, ठीक है। किसका, ये कथन एडम्स का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, ठीक है। जो प्राचीन काल में मुस्लिम शिक्षा थी इसके प्रमुख केंद्रों के नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रमुख केंद्र थे आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान, ठीक है। ये प्राचीन काल में मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ये आपको बताना है, ठीक। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है। जो प्राथमिक शिक्षा है इसके लिए जो प्रथम आयोग बनाया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर कमीशन को प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कहा जाता है। किसे, हंटर कमीशन को प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कहा जाता है। इसके बाद 87 नंबर का सवाल है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था। जो श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, ये 1911 में इन्होंने अपना विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी विकास के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। ये कथन किसका, ये सुकरात का, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो जो कथन यहाँ पर रिपीट होते होंगे उन्हें पढ़ते हुए आपको पहले ही पता चल जाता होगा ये किसका कथन है, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो रही होंगी। तो मैंने पहले भी बताया कि 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से सारे कथन आपको याद रह जाएंगे। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश, ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। ये कथन किसका, ये गांधी जी का कथन है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि छात्रों को अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति और ईश्वर के प्रति जो है वो वफादार बनाना, ये गांधी जी ने कहा है। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी कैटेगरी में व्यक्त किया। जो प्लेटो दार्शनिक थे, ठीक है, इन्होंने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो इन्होंने 3 श्रेणियों में व्यक्त किया है, ये आपको याद रखना है। प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा जैसे ही आपके ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।